हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी अपन लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा के साथ ही अपनी ग्रुप थ्योरी चल रही है। मैंने ग्रुप थ्योरी पर लेक्चर्स डाले हुए हैं और उनके लिए मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि आप ग्रुप थ्योरी तक पहुंच जाए और वहां पर सारे वीडियोस आप देखिए। मैंने ग्रुप थ्योरी पूरी कंप्लीट की है और थोड़े बहुत जो लेक्चर बचे हुए हैं वो लेक्चर पर डे आ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी जिस तरह से मेरे रेगुलर एक हर दिन आते हैं लेक्चर, इसी तरह से मेरे पास लीनियर अलजेब्रा के भी हर दिन लेक्चर आपको अपलोड होंगे। आपके पास लीनियर अलजेब्रा के हर दिन लेक्चर मिलते जाएंगे ताकि आपकी एजुकेशन अच्छे से हो, आप अच्छे से स्टडी कर पाए। ग्रुप थ्योरी में जिस तरह से मैंने आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज समझाई है बिल्कुल डीपली, इसी तरह से लीनियर अलजेब्रा में विद प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स करने वाले, तो विद प्रॉब्लम्स आपको हर एक छोटी से छोटी चीज समझाई जाएगी। तो बढ़ते अपन लेक्चर्स की तरफ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैनल का और इस कोर्स का बेनिफिट मिल सके। तो बढ़ते लेक्चर की तरफ। तो गाइस, आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर अपना पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को गिवन है ABCD एलिमेंट ऑफ R और T R2 ओवर R2 R2 ओवर R मुझे गिवन है, यानी कि लीनियर ऑपरेटर है सच दैट T ऑफ XY इक्वल्स टू AX प्लस BY CX प्लस DY और S मेरा C ओवर C से C ओवर C पर मैप हो रहा है। इट मींस दिस इज आल्सो अ लीनियर ऑपरेटर सच दैट S X प्लस IY इक्वल्स टू AX प्लस BY प्लस I CX प्लस DY। तो मेरे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से मुझे चेक करना है कौन सा करेक्ट है। S इज ऑलवेज लीनियर, S is linear if A equals to C and B equals to minus of D. S is linear if A equals to minus C and B equals to D. And S is linear if T is identity operator. In fact, मुझे चेक क्या करना है कि S मेरा लीनियर है या नहीं है। ठीक है, लीनियर चेक करने के लिए वही 3 कंडीशंस। तो देखो फॉलो करवाते हैं अपन। फर्स्ट कंडीशन, S of 0 equals to 0, ये होल्ड होनी चाहिए। 0 का मतलब क्या होगा? 0 एलिमेंट ऑफ C, ये डोमेन का एलिमेंट 0 किस तरह का होगा? 0 प्लस 0i, 0 प्लस 0i। अब x भी 0 है, y भी 0 है, रखो a इंटू 0, b इंटू 0, c इंटू 0, d इंटू 0, तो ये भी 0 प्लस 0i आ रहा है, यानी क्या आया? ये 0 आया। तो s0 इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर गई। सेकंड कंडीशन होल्ड करवाएंगे, su प्लस v इक्वल टू मेरे पास क्या आना चाहिए? su प्लस sv, इस तरह का आना चाहिए। ठीक है, u को मान लो x1 प्लस i/y1, v को मान लो x2 प्लस i/y2। ओके, तो इस एडिशन को आप चेक करेंगे। मैं डायरेक्ट आता हूं मल्टीप्लीकेशन पर। किस पर आता हूं? मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इस क्वेश्चन में वही इंपॉर्टेंट है। तो देखो मल्टीप्लीकेशन मेरे को क्या बोलता है कि s अल्फा डॉट u इक्वल टू अल्फा डॉट su, मेरे को ये बोलता है। ओके, अब अल्फा मेरा कहां से होता है? अल्फा एलिमेंट ऑफ f होता है। f क्या है मेरा? कॉम्प्लेक्स नंबर c। इट मींस अल्फा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा। मान लो मैंने a प्लस आई भी मान लिया, a प्लस आई भी मैंने मान लिया। ठीक है, अब एक बार सपोज करो मेरा अल्फा इमेजिनरी भी हो सकता है नहीं हो सकता, और अल्फा मेरा रियल नंबर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो इन दोनों को एक साथ चेक करना थोड़ा टिपिकल होगा, ये थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार रियल के लिए चेक कर लेता हूँ मैं, और एक बार इमेजिनरी के लिए मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो मुझे आसानी से पता चल जाएगा। तो देखो कैसे चेक करना है। मैंने मान लिया अल्फा मेरा रियल नंबर का है। अल्फा अभी एक बार के लिए रियल ले लिया मैंने। ओके, तो देखो अल्फा यू, यानी कि मेरे पास क्या बनेगा? और यू इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ओके, तो अल्फा यू क्या बनेगा मेरे पास? अल्फा यू इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस आई अल्फा वाई, ये बनेगा। इस पर मैं ट्रांसफॉर्मेशन एस लगा देता हूं। तो एस अल्फा यू इक्वल टू, ये देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, वाई एलिमेंट। तो ए एक्स प्लस बी वाई, यानी कि ए अल्फा एक्स प्लस बी अल्फा वाई प्लस आई सी अल्फा एक्स प्लस डी अल्फा वाई। अब पूरे में से अल्फा कॉमन ले सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा फिर इधर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस आई
सी एक्स प्लस डी वाई। ओके, तो ये क्या है मेरा, ये एक्स प्लस आई वाई तो है, यानी कि यू को मैंने एक्स प्लस आई वाई माना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एस अल्फा डॉट यू मेरा अल्फा डॉट एस ऑफ यू हो गया, जब अल्फा मेरा रियल हो। जब क्या अल्फा मेरा रियल हो तब तो मेरी कंडीशन होल्ड कर जाएगी। बट अगर अल्फा मेरा इमेजिनरी हुआ तो देखो, तो मेरा अल्फा इमेजिनरी किस तरह का हो सकता है, ए प्लस आई बी इसी तरह का हो सकता है। ये पार्ट क्या है मेरे पास, ये रियल पार्ट है, ठीक है। तो रियल पार्ट के लिए मैं चेक कर चुका हूं, इसके लिए मेरे पास होल्ड कर रही है। तो अगर मैं अल्फा को सिर्फ इसके लिए चेक कर लूं, आई बी के लिए मैं चेक कर लूं, तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट के लिए तो मुझे चेक करना है, रियल के लिए मैं चेक कर चुका हूं। अब देखो आई बी के लिए आप चेक करो, बड़ा इजी है। लेकिन अगर आप अल्फा इक्वल टू आई के लिए चेक करते हो खाली, तो और ज्यादा इजी हो जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि अल्फा इक्वल टू आई ही क्यों, आई भी यहाँ पे 2i 3i कुछ भी हो सकता था। तो अल्फा क्या है, एलिमेंट ऑफ फील्ड है। फील्ड का आपने एक एलिमेंट के लिए चेक कर लिया, उसी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या है, इमेजिनरी एलिमेंट है, इमेजिनरी एलिमेंट, इसी को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी से, तो वो भी इमेजिनरी एलिमेंट रहेगा। तो इन शॉर्ट में आई के चेक करने के साथ मैं सभी के साथ चेक कर रहा हूं, मैं आई को चेक कर रहा हूं, इसका मतलब मैं सभी इमेजिनरी नंबर को चेक कर रहा हूं। ओके, तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ आई के साथ मैं चेक कर रहा हूं, आई के साथ मैं सभी इमेजिनरी नंबर को चेक कर रहा हूं, क्योंकि इमेजिनरी नंबर होता क्या है मेरा, रियल प्लस आई इंटू रियल, यही होता है। रियल के साथ ये ट्रू हो चुका है, ओके, इधर भी रियल के साथ ये ट्रू है। दिक्कत अभी तक किसके साथ है मेरे पास, आई के साथ दिक्कत है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस आई के लिए चेक कर लूंगा और अगर इसके लिए ट्रू हो गया, तो इसके लिए ट्रू है, इसके लिए ट्रू है, इसके लिए ट्रू है, इसका मतलब पूरे इमेजिनरी नंबर के लिए ये ट्रू है। ओके, अगर इसके लिए मेरे पास ट्रू नहीं हुआ, या फिर इसके लिए जो कंडीशन आएगी, मान लो ट्रू नहीं हुआ, तो फिर इमेजिनरी नंबर के लिए ट्रू नहीं होगा, यानी इमेजिनरी नंबर के लिए ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। ओके, तो इसलिए मैं सिर्फ आई के लिए चेक कर रहा हूं। आई बात समझ में, इससे समझो। तो देखो मैं करता हूं अल्फा इक्वल टू आई के लिए चेक, अल्फा इक्वल टू आई एलिमेंट ऑफ सी। ओके, तो मेरे पास यू क्या है, यू है मेरे पास एक्स प्लस आई वाई, और अल्फा मेरे पास आई है, तो अल्फा यू क्या बनेगा मेरे पास, आई इंटू एक्स प्लस आई वाई, मल्टीप्लाई करो तो माइनस वाई प्लस आई एक्स, आई स्क्वायर -1 होता है। ग्रुप थ्योरी में बता चुका हूं मैं इसको, ठीक है, ग्रुप थ्योरी में भी अपने काम आया ये चीज। तो ये मेरा अल्फा यू बना, तो एस अल्फा यू बताओ क्या आएगा मेरे पास। तो डेफिनेशन देखो, एस एक्स की, यानी कि मेरे पास इसकी, मुझे ये करना है एस माइनस वाई प्लस आई एक्स। तो इसकी डेफिनेशन बताओ, एस की डेफिनेशन क्या है। ये बोलता है कि भाई मेरे पास प्लस आई और फिर इधर ब्रैकेट में कुछ आएगा और इधर ब्रैकेट में कुछ आएगा। ओके, रियल नंबर को ए से मल्टीप्लाई करो, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट जैसे इसमें एक्स है तो उसको बी से मल्टीप्लाई करो। इसी तरह इधर है, क्या बनेगा, इमेजिनरी नंबर को, सॉरी रियल नंबर को मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस ऑफ ए वाई प्लस बी एक्स, माइनस ए वाई प्लस बी एक्स, एंड इधर माइनस सी वाई प्लस डी एक्स। ओके, माइनस सी वाई प्लस डी एक्स, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं। ओके, अगला एस ऑफ अल्फा यू निकाल लिया, मुझे किसके इक्वल करना है इसको, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अल्फा एस यू के इक्वल करना है। ओके, तो मैं अल्फा इंटू एस ऑफ यू निकाल लेता हूं, यानी कि आई इंटू एस ऑफ एक्स प्लस आई वाई में निकाल लेता हूं। तो इसी को डायरेक्ट मैं आई से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मेरा काम इजी हो जाएगा। तो आई से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा माइनस ऑफ सी एक्स प्लस डी वाई प्लस आई ए एक्स प्लस बी वाई, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। तो एस अल्फा यू मेरे पास ये आया, एंड अल्फा एस यू मेरे पास ये आया। अब पहला ऑप्शन देखो, ये क्या बोल रहा है, एस ऑलवेज लीनियर, एस इज लीनियर, एस इज लीनियर, एस इज लीनियर, यानी कि इसको एस को लीनियर प्रूव करवाना है, ठीक है। तो एस क्या ऑलवेज लीनियर होगा क्या मेरे पास, मान लो मैंने ए इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1, डी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, मैंने ऐसा ले लिया भाई। ऑलवेज का मतलब ऑलवेज ये फिर तो सभी के लिए होना चाहिए। तो एस अल्फा यू मेरे पास क्या बनेगा, एस अल्फा यू
ABCD चारों 1 है, तो माइनस वाई प्लस एक्स प्लस आई, इधर माइनस वाई प्लस एक्स। ओके, और अल्फा एस यू क्या बनेगा मेरे पास, माइनस सी प्लस डी एक्स प्लस वाई प्लस आई एक्स प्लस वाई। तो क्या ये दोनों इक्वल है मेरे पास, ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं क्या, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मेरा एस ऑलवेज लीनियर तो नहीं होगा। ठीक है, अब बाकी बचे 3, उसमें ये लीनियर बोल रहा है और साथ में कंडीशन दी है कि अगर ये होगा तो ये होगा नहीं होगा, अगर ऐसा है तो होगा नहीं होगा, अगर ऐसा है तो होगा नहीं होगा, मुझे ये चेक करना है। ठीक है, तो देखो यानी कि एस लीनियर है, एस लीनियर है, ये मान के चल रहा है लीनियर है, तो मेरे पास दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे। अब मैं बोलूं कि आपका a प्लस आई बी सी प्लस आई डी इक्वल कब होते हैं, जब रियल पार्ट इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो, तभी होते हैं। तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है, इसमें एस अल्फा यू में ये है, तो माइनस ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ सी एक्स प्लस डी वाई। ओके, तो कोफिशिएंट करो मैच एक्स और वाई के, तो क्या आएगा मेरे पास, ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी, ये आएगा मेरे पास। इसका मतलब अगर मेरे पास ऐसी कंडीशन हुई तो मेरा एस लीनियर हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट भी एक बार मैच कर लो, माइनस सी वाई प्लस डी एक्स, ओके, और इधर ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, इसका मतलब ए इक्वल टू माइनस सी, बी इक्वल टू डी। अगर मेरे पास ये कंडीशन भी हुई तब भी मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा एस। ये हुई या ये हुई, इन दोनों में से मेरा अगर एक भी हुआ तो मेरा एस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि एस इज लीनियर इफ टी इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। टी क्या हो मेरा, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि खुद ही को खुद पर मैप कर रहा है। ठीक है, तो टी क्या है मेरा, टी देखो पहला एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई कोमा सी एक्स प्लस डी वाई। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर कैसा होता है कि टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मेरे पास एक्स वाई, ऐसा ना चाहिए। यहां पर इसको उस तरह का बनने के लिए क्या जरूरी है कि ए इक्वल टू 1 हो जाए, बी इक्वल टू 0 हो जाए, सी इक्वल टू 0 हो जाए, डी इक्वल टू 1 हो जाए। रख के देख लो, एक्स वाई बन रहा है ये। ओके, यानी कि अगर मैंने a इक्वल टू डी इक्वल टू 1 और b इक्वल टू सी इक्वल टू 0 लिया तो मेरा t लीनियर ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर बन रहा है। इस कंडीशन में मुझे चेक करना है कि मेरा s लीनियर ऑपरेटर बनता नहीं बनता। ओके, s रखो, इसमें s x प्लस आई वाई इक्वल टू, ये क्या बन गया, x प्लस आई वाई। ये खुद भी मेरे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर बन गया, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन बन गई मेरे पास। ऑपरेटर तो इसलिए क्योंकि डोमेन को डोमेन सेम है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। अब आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन वो हमेशा मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ओके, तो ये भी मेरा ट्रू है। ठीक है, तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन करने होते हैं। जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन की जो ऑप्शंस बोल रहे हैं, बस उनको फॉलो करते हुए चलो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है आज की इस लेक्चर में ज्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से अपने कॉन्सेप्ट आएंगे, तो देखो और देखते हैं आगे। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरा टी वी ओवर एफ टू वी ओवर एफ। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लीजिए क्या होंगे, लीनियर ऑपरेटर सच दैट टी स्क्वायर इक्वल टू 0, टी स्क्वायर इक्वल टू 0। देन फर्स्ट ऑप्शन कि रैंक ऑफ टी इक्वल टू नलिटी ऑफ टी, बी rank of t less than equals to nullity of t, third option rank t greater than nullity of t, and last option none। ओके, तो मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले टी स्क्वायर का मतलब समझ लो। टी स्क्वायर का मतलब होता है टी ऑफ टी, यानी कि पहले जैसे अपने पास आएगा ना ये, तो पहले एक बार आप टी एक्स अप्लाई करो भाई, डोमेन को डोमेन से में टी एक्स अप्लाई करो। ये उसी तरह से फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो पहले टी एक्स अप्लाई करो,
फिर इसके बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा उस, मान लो इसका रिजल्ट मेरे पास u निकल के आया, तो फिर वापस t अप्लाई करो तो t ऑफ u, इस तरह का मेरे पास। ओके, तो अगर t स्क्वायर मेरा 0 है, अगर मेरा t स्क्वायर 0 है तो क्या होगा मेरा, तो t स्क्वायर 0 है, इसका मतलब क्या है कि t ऑफ tx इक्वल्स टू 0। ओके, x कहां से मेरा, x एलिमेंट ऑफ v, t ऑफ tx इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हो गया कि tx मेरा किस में बिलोंग कर गया, नल स्पेस ऑफ t में, क्योंकि नल स्पेस ऑफ t में कौन आता है, जो जिसकी इमेज 0 होती है, जिसकी इमेज 0 होती है वही मेरा नल स्पेस ऑफ t में आता है। ठीक है, अब tx का मतलब क्या होता है, रेंज। क्या होता है tx का मतलब, रेंज, क्योंकि रेंज में क्या आते हैं, tx आते हैं, रेंज में क्या आते हैं, tx आते हैं, x एलिमेंट ऑफ v, और tx किस में लाई कर रहा है मेरा, नल स्पेस ऑफ t में लाई कर रहा है, किस में लाई कर रहा है, नल स्पेस ऑफ t में। तो ये भी सेट है मेरा, ये भी सेट है, लेकिन हर tx, एवरी tx इज लाइंग इन n ऑफ t, इसका मतलब रेंज मेरा नल स्पेस ऑफ t का सबसेट हो गया। क्या होगा, सबसेट। अब जब रेंज मेरा सबसेट है तो फिर रैंक ऑफ t मेरी लेस देन इक्वल टू होगी n ऑफ t से, क्योंकि रेंज क्या है, मेरी सबसेट है n ऑफ t की। अगर मेरे पास ऐसे होता तो यहां भी मेरे पास ऐसे हो जाता। आगे बात समझ में, तो ऐसा देखो आप, तो मेरा ये ऑप्शन ट्रू हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरह से आप कॉमन सेंस लगाओ। ठीक है, कॉमन सेंस से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और थोड़ा डेफिनेशन मत भूलो, बस डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे शुरू से बोलता हुआ रहा हूं। तो ये आया था मेरे पास नेट जून 2015 में। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ लो पहले एक बार। कंसीडर नॉन जीरो वेक्टर स्पेसेस v1 v2 v3 v4 and linear transformations phi1 equals to phi1 from v1 to v2 okay, phi2 v2 to v3 okay, and phi3 v3 to v4 okay, such that curve phi1 equals to 0, range phi1 equals to curve phi2, and range phi2 equals to curve phi3 ओके। इसके बाद रेंज phi3 इक्वल्स टू v4, रेंज phi3 इक्वल्स टू v4। देन फर्स्ट ऑप्शन है मेरा समेशन i इक्वल्स टू 1 to 4 माइनस 1 की पावर i डायमेंशन ऑफ vi इक्वल्स टू 0। सेकेंड ऑप्शन है समेशन i इक्वल्स टू 2 to 4 माइनस 1 की पावर i डायमेंशन ऑफ vi, ये मेरा ग्रेटर देन 0। ओके, थर्ड ऑप्शन है मेरा i इक्वल्स टू 1 to 4 माइनस 1 की पावर i डायमेंशन vi लेस देन 0। एंड फोर्थ ऑप्शन है मेरा समेशन i इक्वल्स टू 1 to 4 माइनस 1 की पावर i डायमेंशन vi नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये है मेरा क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको बिना क्वेश्चन पढ़े ऑप्शन देखने से लग रहा होगा कि फर्स्ट एंड फोर्थ इन दोनों में से कोई एक ही ट्रू हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक ही मेरे पास ट्रू हो सकता है, क्योंकि एक इक्वल्स टू 0 है और एक नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो इस तरह की गलती आप एग्जाम में मत कर देना। ठीक है, कि भाई दोनों लगा दिए एक बार, आपके पास गलत आंसर हो सकता है निकल के आ रहा हो, लेकिन कॉमन सेंस लगाओ कि या तो ये ट्रू होगा या फिर ये ट्रू होगा। इस तरह की चीज आपको एग्जाम में सोचनी है। तो चलो इधर आते हैं। अब इधर देखो v1 v2 v3 v4 ये मेरे पास वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड। ठीक है, ओवर द
सेम फील्ड सच दैट फाई 1 मेरा कहां से कहा जा रहा है, V1 से V2 जा रहा है, फाई 2 मेरा कहां से कहा जा रहा है, V2 से V3, फाई 3 मेरा V3 to V4 जा रहा है, सच दैट कर्नल फाई 1 इक्वल टू 0, कर्नल फाई 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, कर्नल ऑफ फाई 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, अगर इसकी डायमेंशन निकालूंगा तो क्या आएगी मेरे पास, नलिटी ऑफ फाई 1, नलिटी ऑफ फाई 1 क्या है मेरे पास 0, क्योंकि 0 स्पेस की नलिटी कितनी होती है 0, नलिटी फाई 1 0, इसको 1 नाम दे दो। फिर इसके बाद रेंज ऑफ फाई 1 इक्वल टू कर फाई 2, तो डायमेंशन पे जाओ, रेंज फाई 1 इक्वल टू कर फाई 2, और डायमेंशन पे क्यों जा रहे हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए डायमेंशन ही क्यों निकाल रहा अपन, क्योंकि हर जगह पे इधर ऑप्शंस में डायमेंशन दी हुई है। ओके, तो इसका मतलब कि रैंक फाई 1 इक्वल टू नलिटी फाई 2, फिर इसके बाद रेंज फाई 2 कर फाई 3, रेंज फाई 2 कर फाई 3, इसका मतलब रैंक फाई 2 नलिटी फाई 3, फिर इसके बाद रेंज फाई 3 V4, रेंज फाई 3 इक्वल टू V4, इसका मतलब रैंक फाई 3 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V4। ओके, ये मेरे पास फोर्थ कंडीशन। इसने कहीं भी दिया हुआ नहीं है कि चारों वेक्टर स्पेसेस की डायमेंशन मेरी सेम है या नहीं है, कहीं भी इसने ऐसा दिया हुआ नहीं है। तो देखो पहले क्वेश्चन देखो क्या है, सभी में i को -1 से i को 1 से 4 दे रखा है और -1 टू द पावर i डायमेंशन ऑफ vi दिया हुआ है सभी में, बस इसमें i 2 to 4 है, बाकी सब में देख लो ये है। यानी कि अपने को इस तरह की चीज ये कैलकुलेट करना है, बाकी 0 है, ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, सब अपने को पता चल जाएगा। तो इसको लिखता हूं मैं, पूरा एक्सपेंड करता हूं मैं, ठीक है। तो i इक्वल टू 1 to 4, मैं 1 to 4 ही कर रहा हूं ना, i इक्वल टू 1 to 4 -1 की पावर i डायमेंशन ऑफ vi, मुझे इसको कैलकुलेट करना है। क्या होगा, i को 1 रखो, माइनस ऑफ डायमेंशन v1, ओके, प्लस डायमेंशन v2 माइनस डायमेंशन v3 प्लस डायमेंशन v4, मेरे पास ऐसा होगा, रख के देख लो। तो मुझे डायमेंशन v1 चाहिए, डायमेंशन v2, डायमेंशन v3, डायमेंशन v4 चाहिए, ठीक है। अब यहां पर तो इसने कहीं भी डायमेंशन का कोई जिक्र नहीं किया है, किसका जिक्र किया इसने, बस रैंक और नलिटी का। किसका जिक्र किया, रैंक और नलिटी। तो रैंक नलिटी थ्योरम है नहीं अपने पास, उससे क्या आता है रैंक नलिटी थ्योरम से, कि भाई डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू रैंक t प्लस नलिटी t आता है, यही मेरी रैंक नलिटी थ्योरम है। और v क्या होता है मेरा, v माने के डोमेन, v माने डोमेन। तो देखो डायमेंशन v1, मेरा डायमेंशन v1 किसके इक्वल आएगा, अगर मैं यहाँ पे v1 कर दूंगा तो t की जगह मेरे पास फाई 1 हो जाएगा, क्योंकि फाई 1 में ही डोमेन है v1, तो यहाँ पे फाई 1, ओके, फाई 1 हो गया। नलिटी फाई 1 कितनी है मेरे पास, 0, नलिटी फाई 1 मेरे पास 0 है, इसका मतलब रैंक फाई 1 मेरे पास क्या आई, डायमेंशन v1। तो करो माइनस ऑफ रैंक फाई 1 प्लस इतना हो गया मेरे पास। अब मुझे चाहिए डायमेंशन v2, v2 किस में डोमेन है, फाई 2 में डोमेन है, तो v2 और यहां पर फाई 2 आ जाएगा, ओके, फाई 2। तो देखो डायमेंशन v2, तो रैंक फाई 1 इक्वल टू नलिटी फाई 2, रैंक फाई 1 इक्वल टू नलिटी फाई 2, सेकेंड ऑप्शन से ये देखो। तो नलिटी फाई 2 की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, रैंक फाई 1 लिख सकता हूं मैं, यही ऑप्शन है मेरे पास। तो रैंक फाई 2 प्लस रैंक फाई 1, ओके, ऐसा मैंने कर दिया। तो डायमेंशन v2 की जगह रैंक फाई 2 प्लस रैंक फाई 1, ओके, इतना मेरा हो गया। डायमेंशन v3 चाहिए, तो इधर मैंने 3 किया, हर जगह पे मैंने 3 कर दिया, नलिटी फाई 3, रैंक फाई 3, डायमेंशन v3, ओके। तो देखो रैंक फाई 3 मेरी डायमेंशन v4 के इक्वल है, रैंक फाई 3 मेरी डायमेंशन v4 के इक्वल है, और नलिटी फाई 3 मेरी फाई 2 के इक्वल है, रैंक ऑफ फाई 2। तो डायमेंशन v3 यानी कि माइनस ऑफ डायमेंशन v3 यानी रैंक फाई 3 मेरी क्या है, डायमेंशन ऑफ v4, डायमेंशन ऑफ v4, ओके।
प्लस नलिटी फाई 3 क्या है मेरे पास, रैंक फाई 2, रैंक फाई 2 प्लस डायमेंशन V4। इसको मुझे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों, देख लो आप, क्योंकि माइनस डायमेंशन V4 प्लस डायमेंशन V4 कैंसिल हो गया। ओके, माइनस ऑफ रैंक फाई 1 प्लस रैंक फाई 1 ये कैंसिल हो गया मेरे पास, प्लस रैंक फाई 2 माइनस ऑफ रैंक फाई 2, तो मेरे पास ये भी कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर क्या है मेरे पास, 0 आया। क्या है इसका आंसर, 0 आया मेरे पास। यानी कि मेरे पास ये ट्रू है और ये नॉट ट्रू है। इसने क्या बोला था 1 to 4 के लिए कि लेस देन 0, बट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये भी नॉट ट्रू है। अब सेकंड ऑप्शन बचा मेरे पास, इसमें क्या है, I 2 to 4 है, I 2 to 4 है। इसका मतलब मेरे पास क्या चीज हट जाएगी, रैंक फाई 1, रैंक फाई 1 मेरे पास हट जाएगी। यहां पर माइनस ऑफ रैंक फाई 1 था ना, माइनस ऑफ रैंक फाई 1 था, इसी की वजह से मेरे पास ये कट गया था। तो यानी कि अब ये कटेगा नहीं, प्लस रैंक फाई 1 माइनस आगे, क्योंकि ये मेरे पास हट चुका है। इसका मतलब क्या है मेरे पास, रैंक फाई 1। इसका आंसर मेरे पास रैंक फाई 1 आया। अब आप ही बताओ, रैंक और नलिटी मेरी कभी 0 या 0 से कम हो सकती है क्या, नहीं। ये डायमेंशन है और डायमेंशन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। 0 स्पेस की 0 होगी, अदरवाइज ग्रेटर देन 0 होगी। ओके, तो रैंक फाई 1 मेरी ग्रेटर देन 0 है, तो फिर ये ऑप्शन भी मेरा करेक्ट होगा। तो इस तरह से अपने को करना है। जो डाटा अपने पास गिवन है, डाटा क्या गिवन था, यही डाटा गिवन था अपने पास, इसी को मैंने यूज किया, रैंक नलिटी थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाते टाइम ही बता दिया था आपको, उसको मैंने यूज किया और बस देख लो आंसर आ गया मेरा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, बस जो है उसमें करो और डेफिनेशन को मत भूलो। जो डेफिनेशन बोलती है उस पर काम करो बस, क्योंकि डेफिनेशन के ऊपर काम करने के अलावा अपने पास और कुछ है भी तो नहीं, अपन डेफिनेशन से ही काम करेंगे जो भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है गेट 2012 का, गेट 2012 क्या है मेरे पास, V इक्वल्स टू MNR, ठीक है। इफ T है मेरा V ओवर F2 V ओवर F such that T of A equals to 0, T of A equals to 0, where A क्या है मेरी, A is symmetric, A is symmetric और skew symmetric, skew symmetric matrix, then रैंक ऑफ T मेरे पास क्या होगी, रैंक ऑफ T मेरे पास क्या होगी, ऑप्शन है मेरे पास n+1/2, सेकंड है n-1/2, थर्ड है मेरे पास n एंड फोर्थ है मेरे पास नन। ओके, तो कंडीशन क्या दी हुई कि T ऑफ A क्या है मेरा 0 है। कब, जब या तो मेरी मैट्रिक्स या तो सिमेट्रिक होगी या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो अगर आपको मैट्रिक्स की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, मैं भी खैर आगे आपको पढ़ाऊंगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, आगे लास्ट में मेरा मैट्रिक्स होगा पूरा, वहाँ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स, स्पेशल टाइप की उनकी प्रॉपर्टीज आएंगी, सब कुछ आएगा। लेकिन ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपने 11th-12th में इजीली पढ़ी होगी। तो आपको अगर पता हो तो एवरी मैट्रिक्स ए मेरी क्या होती है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों का सम होती है। ये तो क्या है मेरी सिमेट्रिक और ये क्या है मेरी स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब B इक्वल्स टू B ट्रांसपोज और A इक्वल्स और C इक्वल्स टू, मैंने क्या लिया, C माइनस ऑफ C ट्रांसपोज। हर मैट्रिक्स मेरा सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होती है। ओके, तो अब देखो मैंने क्या किया, इसको T ऑफ A लगाया। सबसे पहले तो अपन को रैंक चाहिए, तो रैंक की डेफिनेशन यानी कि रेंज की डेफिनेशन क्या है वो लिख लो पहले तो एक बार साइड में। तो रेंज में कौन आता है मेरे पास, T ऑफ X आता है। ओके, सच दैट X एलिमेंट ऑफ V। ओके, तो जैसे कि मैंने डेफिनेशन बोली है, वापस एक बार बोल देता हूं कि एवरी मैट्रिक्स इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि मैंने ये A इक्वल्स टू B प्लस C में MNR की सारी मैट्रिक्स ले ली मैंने, ठीक है। MNR की सारी मैट्रिक्स मैंने इस डेफिनेशन में ले ली A इक्वल्स टू B प्लस C में।
तो मैं टी ऑफ ए लगाता हूं, मैं क्या हुआ टी ऑफ बी प्लस सी। टी क्या है, मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी बी प्लस टी सी। तो अब क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन क्या बोलता है कि टी ऑफ ए जीरो इफ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक हुई तो ट्रांसफॉर्मेशन जीरो होगी, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक हुई तो भी ट्रांसफॉर्मेशन मेरी जीरो होगी। तो बी क्या है मेरे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब जीरो, प्लस सी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब जीरो, यानी कि टी ऑफ ए क्या आ रहा है मेरे पास, जीरो आ रहा है। और ए क्या है मेरे पास, ए एम एन आर की सारी मैट्रिक्स है, इसका मतलब आप एम एन आर में से कोई भी मैट्रिक्स उठा लो, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगी, जीरो आएगी। तो इसका मतलब रेंज में मेरे पास क्या आएगा, सिर्फ जीरो मैट्रिक्स आएगी। और एक्स यानी कि ए एलिमेंट ऑफ, इसको ऐसे लिख लो पूरा कि टी ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ एम एन आर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास रेंज में क्या है मेरे पास, सिर्फ जीरो, रेंज में क्या है मेरे पास, सिर्फ जीरो। ओके, अब जीरो स्पेस की डायमेंशन कितनी होती है, यानी कि रैंक कितनी होगी मेरे पास, जीरो। ये भी नहीं है जीरो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें मेन चीज क्या थी, इस चीज को अप्लाई करना। ठीक है, ए इक्वल्स टू बी प्लस सी। बाकी तो आपको क्वेश्चन पता ही है कि जीरो कब करना है, जब सिमेट्रिक हो या फिर स्क्यू सिमेट्रिक हो, तभी आपको जीरो करना है। ओके, तो रेंज की डेफिनेशन वो अपने लिए इंपॉर्टेंट थी, और जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, वो इंपॉर्टेंट थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी पर गेट 2012 में आया है कि टी F2 ओवर F2 F3 ओवर F, मुझे ऐसा दिया गया है, सच दैट टी ऑफ x1 कोमा x2 इक्वल्स टू x1 कोमा x1 प्लस x2 कोमा x2, देन एन ऑफ टी, यानी कि नलिटी मेरे पास जीरो होगी, ए ऑप्शन जीरो, बी ऑप्शन टू, भाई नलिटी के कितनी होगी मेरे पास, सी ऑप्शन वन या डी ऑप्शन 0 1 2, इसको ग्रेटर देन 2 ले लो। ओके, इसको ऐसे ले लो। तो अब नलिटी कितनी है मुझे ये डिफाइन करना है, मुझे ये फाइंड करना है। तो एक नलिटी की स्पेस, सॉरी नल स्पेस की डेफिनेशन कि भाई x एलिमेंट ऑफ v सच दैट t ऑफ x इक्वल्स टू 0। ओके, यानी कि x मेरा v से आएगा, x क्या आएगा मेरा v से, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे पास क्या हो सकता है कि पूरा का पूरा v आ जाए जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन 0 हो। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है ना कि नल स्पेस ऑफ t में पूरे के पूरे x आ जाए v के। तो जब पूरे के पूरे x आ जाएंगे मेरे पास v के, तो उस टाइम पे मेरी नल स्पेस की डायमेंशन यानी कि नलिटी कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा F2 F के इक्वल, सॉरी नल स्पेस मेरा किसके इक्वल हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा F2 ओवर F के इक्वल हो सकता है। तो इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन 2 है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास नलिटी कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, यानी कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, 0 1 2। तो ये तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, डी ऑप्शन तो मेरा यही इनकरेक्ट हो गया। तो अब इन तीन ऑप्शन में से देखना है मुझे कि कौन सा मेरा ट्रू होगा। तो नल स्पेस में कौन सा आता है, जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन 0 हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन इसकी 0 करो। 0 कहां पे आएगा, ये F3 में, इमेज 0 हो मतलब F3 में जाएगी इमेज, तो 0 0 0। अब टपल को कंपेयर कर लो, x1 इससे क्या है मेरे पास, x1 इक्वल टू 0 और उससे क्या है मेरे पास x2 इक्वल टू 0। इसका मतलब कि मेरे पास सिर्फ 0 0 की इमेज ही 0 0 0 आएगी, बाकी इसके अलावा हर किसी की इमेज कुछ ना कुछ आएगी, 0 नहीं आएगी। 0 के अलावा कुछ और भी एलिमेंट रख लो आप, उसकी इमेज नॉन 0 आएगी, 0 नहीं आएगी। इसका मतलब एन ऑफ टी में मेरे पास कौन आया, सिर्फ 0। जब 0 आया तो नलिटी 0 भाई। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बेस्ड था पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, और ये गेट 2012 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, गेट 2008 का क्वेश्चन है कि मेरे पास है ट्रांसफॉर्मेशन Pn ओवर R2 Pn प्लस 1 ओवर R सच दैट T ऑफ Px मेरे पास क्या है, Px माइनस 0 to x Pt dt मेरे पास इस तरह का है। देन नलिटी T क्या आएगी मेरे पास,
तो वापस नलिटी चाहिए इसको, मतलब नल स्पेस की डेफिनेशन वापस रिमाइंड करो कि भाई इसमें मेरे पास वो एक्स एलिमेंट ऑफ वी आएगा सच दैट टी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि टी ऑफ पी एक्स इक्वल टू 0 आएगा, ऐसा आना चाहिए मेरे पास। इसका मतलब इसको 0 होना चाहिए, तो पी एक्स माइनस 0 टू एक्स पी ऑफ टी डी टी इक्वल टू 0। ओके, तो इसका मतलब इसको मैं इधर लेके आता हूं तो ये इक्वल टू हो गया। अब आपने लेबनीज रूल पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में, लेबनीज रूल डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। तो इससे मेरे पास क्या है, पी डैश एक्स इक्वल टू, यहां पर ये पी डैश एक्स है, ये क्या है मेरे पास, पी डैश एक्स है क्वेश्चन में, पी डैश एक्स। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो मेरे पास पी डबल डैश एक्स बनेगा। ओके, इक्वल टू पी ऑफ एक्स आएगा, इक्वल टू पी ऑफ एक्स। तो मेरे पास ये क्या बनी, डिफरेंशियल इक्वेशन बनी पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। और इसका पी डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं c2 e टू द पावर माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास, एलाई फंक्शंस, एलाई पॉलिनोमियल मेरे पास क्या क्या हो सकता है, या तो ex होगा या e टू द पावर माइनस एक्स, या तो इन दोनों में से, या इनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे, बस उसी का ट्रांसफॉर्मेशन 0 आएगा, उसी का ट्रांसफॉर्मेशन 0 आएगा। इसके अलावा बाकी सभी का ट्रांसफॉर्मेशन नॉन 0 आएगा। किसके अलावा, इसके अलावा, जबकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये क्या है मेरे पास, पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल तो क्या होता है, मेरे पास x की टर्म में होता है एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 1 प्लस ए नोट प्लस a1 x, इस तरह का होता है मेरे पास पॉलिनोमियल। और ये n डिग्री का है तो ये ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा पाएगा मेरे पास, an xn। अब अगर आपके माइंड में दिमाग डाउट आ जाए कि भाई ex को मैं ऐसा लिख दूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इस तरह का मैं लिख दूं, तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल होगा। तो देखो पॉलिनोमियल इसमें डिग्री कहाँ है, लास्ट n डिग्री है, और जबकि ex कहां तक जाता है, ये इनफाइनाइट तक जाता है, आगे बढ़ता ही रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास ऐसा भी मिलेगा xn माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, सॉरी n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस xn अपॉन n फैक्टोरियल प्लस xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, इस तरह का मिलेगा मेरे को आगे। तो देखो ये nth डिग्री से भी आगे मिल रहा है, तो यानी कि ये pn का एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली ये भी मेरे पास pn का एलिमेंट नहीं है, तो दोनों में से कोई भी मेरे पास pn का एलिमेंट नहीं है, यानी कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी मेरे पास pn ओवर r का एलिमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब मेरे पास नल स्पेस कितना आएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि x एलिमेंट ऑफ v लेगा ना, नल स्पेस कितना आएगा मेरे पास 0। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ नल स्पेस में क्या आना चाहिए था, ex या फिर e टू द पावर माइनस एक्स, जो कि मेरा v का सबसेट नहीं है, v का सबसेट नहीं है। तो नल स्पेस कितना है मेरे पास 0, तो इसका मतलब नलिटी मेरे पास 0। तो इस तरह से देखना आपको एलाई एलिमेंट्स तो मिल गए थे, लेकिन क्या वो मेरे पास v में थे, क्योंकि नल स्पेस की डेफिनेशन बोलती है वो v में होने चाहिए, लेकिन वो मेरे पास v में नहीं थे। ओके, तो डेफिनेशन मैंने कहा शुरुआत से, अभी भी कह रहा हूं, डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखो, आगे क्वेश्चन है मेरे पास कि 2003 का ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे पास Rn ओवर R टू Rn ओवर R। ओके, देन which of the following is not 1 1, कि इनमें से कौन सा 1 1 नहीं है। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, ए रैंक टी ग्रेटर देन 0, बी रैंक टी इक्वल टू n, सी रैंक टी लेस देन n, ओके, एंड डी रैंक टी मेरे पास n माइनस 1। रैंक टी क्या है मेरे पास, n माइनस 1। तो इन चारों केसेस में कौन सा केस होगा जो मेरे पास 1 1 नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन उठाओ पहले से, रैंक टी ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0, ठीक है, और 1 1 के लिए क्या चाहिए कि नलिटी टी मेरे पास 0 हो। 1 1 के लिए ये केस होता है, लेकिन यहाँ पे सब किस में दिया हुआ है, रैंक टी में। तो रैंक नलिटी थ्योरम लगाओ, क्या बोलती है, डायमेंशन v इक्वल टू रैंक टी प्लस नलिटी टी। डायमेंशन v मेरे पास n है, रैंक टी प्लस नलिटी t। ओके, अगर मेरे पास रैंक टी ग्रेटर देन 0 है तो ये मेरे पास
n-1 भी हो सकती है, n-2 भी हो सकती है और n भी हो सकती है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। n के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, इस कंडीशन के लगाई ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अगर ये n हो गई तो नलिटी मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 होना पड़ेगा नलिटी को। इस केस में तो ये क्या हो जाएगा, t 1 1 हो जाएगा, जबकि ये पूछा है कौन सा 1 1 नहीं है। ओके, इधर देखो रैंक t अगर मेरे पास n है तो नलिटी को 0 होना पड़ेगा, तो इस केस में भी नहीं होगा। रैंक t अगर, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, रैंक t लेस देन n है, रैंक t लेस देन n है, तो अगर मेरे पास ये लेस देन n है, लेस देन n मतलब या तो n-1 होगी या फिर इससे कम ही होगी, n-2 n-3, इस केस में मेरे पास होगी। तो अगर ये ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, n-1। अगर ये n-1 भी हुई तो नलिटी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1। और 1 वाले केस में ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 कब होता है, जब नलिटी 0 हो, तो ये ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली अगर रैंक t n-1 तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन ने क्या किया, रैंक नलिटी थ्योरम लगाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2006 का, कि t r³ over r2 r³ over r such that t of x y z equals to x cos theta minus y sin theta, x sin theta plus y cos theta, z, और थीटा मेरा 0 to π/2 है। देन नलिटी निकालना है। देन नलिटी इसमें कितनी होगी, सॉरी मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख दे रहा हूँ, कितनी होगी। नलिटी 0 आएगी, अब तो वो पता ही, लेकिन आएगी कैसे, अब वो देखो, आप आएगी कैसे वो देखो। तो t of x y z इक्वल टू दिस है, नलिटी मेरे को चाहिए, इसका मतलब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को 0 कर दो, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को 0 कर दो, तो यानी कि ये मेरा किसके इक्वल, 0,0,0। ओके, तो z इक्वल टू 0, ये तो मेरे पास आ गया। अब बाकी उससे क्या बनता है मेरे पास, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू 0 और x sin थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल टू 0। अब यहां से मुझे x और y निकालना है बस, क्योंकि इसमें कौन सा आएगा, एक्स वाई जेड टाइप के एलिमेंट आएंगे मेरे पास नल स्पेस ऑफ टी में, यानी कि 3 टपल में आएंगे, तो z तो 0 हो गया, x और y निकालना है मुझे, x y निकालना है। तो देखो कैसे, मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैंने cos से मल्टीप्लाई किया, इसको sin से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ y sin थीटा cos थीटा प्लस y sin थीटा cos थीटा, तो ये कट जाएगा और इधर से क्या बन जाएगा, x इंटू 1 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0, और जब x इक्वल टू 0 है तो माइनस y sin थीटा इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 0। यानी कि मेरे पास क्या हुआ, जब ट्रांसफॉर्मेशन को मैं 0 करूंगा तब मेरा x भी 0 आएगा और y भी 0 आएगा। इसका मतलब ओनली 0 0 0, यही मेरा n ऑफ t में बिलोंग करेगा। तो नलिटी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 0। ओके, तो नलिटी मेरे पास 0 इस तरह से आएगी। तो कुछ नहीं था, बस डेफिनेशन पे जाओ। ठीक है, अगला देखो, नेट 2013 में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग implies that t is bijective। ठीक है मेरा बाइजेक्टिव, where t rn over r, rn to rn over r, ओके over r। तो फर्स्ट है मेरे पास n of t इक्वल टू n, ओके। सेकंड है मेरे पास रैंक t एन टी इक्वल टू एन। थर्ड है मेरे पास रैंक टी प्लस एन टी इक्वल टू एन, ओके। एंड फोर्थ है मेरे पास रैंक टी माइनस एन टी इक्वल टू एन, ओके। तो इस तरह का क्वेश्चन मेरे पास पहले लास्ट लेक्चर में मैं करवा चुका हूँ इसी तरह का। यहाँ पर देखो, इसमें भाई 1 1 बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1 ऑन 2। 1 1 का मतलब नलिटी 0, ठीक है। नलिटी n है तो ये तो होगा ही नहीं, यहां पर भी नलिटी n है तो ये तो होगा ही नहीं। अब इसमें बोला है कि रैंक t प्लस नलिटी t इक्वल टू n,
इसने ऐसा बोला है, तो नलिटी अगर मैंने 2 ले ली, इसको n-2 ले लिया, तब भी मेरे पास सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा, तो यही होगा मेरे पास, ये मेरे पास यही होगा। इसी केस में मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, इस केस में क्या आता है मेरे पास, नलिटी टी इक्वल टू 0 आता है। इस केस में कैसे आता है, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ अच्छे से। जब नलिटी टी 0 है तो इसका मतलब क्या आएगा, रैंक टी n आएगी। रैंक टी n, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन भी क्या है, n ही तो है, क्या है ये n है, डायमेंशन ऑफ v डैश, या फिर w कर लो इसको, आपने w से पढ़ा है तो w ओवर f। एक स्टेटमेंट और पढ़ा है अपन ने भाई, ये तो क्वेश्चन हो ही गया मेरा, ये तो करेक्ट है, लेकिन एक स्टेटमेंट पढ़ा है ना अपन ने, कौन सा, कि अगर डोमेन और कोडोमेन की डायमेंशन सेम है, डोमेन और कोडोमेन की डायमेंशन सेम है, तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन मेरी 1-1 हुई तो ऑन टू भी होगी, ऑन टू हुई तो 1-1 भी होगी, यानी कि अगर नॉन सिंगुलर है तो ऑन टू भी होगी, 1-1 भी होगी। ओके, इस तरह का स्टेटमेंट अपन ने पढ़ा हुआ है, तो मेरा फोर्थ ऑप्शन ट्रू है, फोर्थ ऑप्शन मेरा ट्रू है। ठीक है, तो आगे देखो, आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का। तो क्वेश्चन T1 T2 मेरे कहां से जा रहे हैं, T1 और T2 दोनों, V ओवर F2 V डैश ओवर F, देन ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है दोनों। ओके, T1 T2 दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन फर्स्ट T1 प्लस माइनस T2 इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड, लैम्डा T1 और लैम्डा T1 प्लस माइनस T2 इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, थर्ड, T1 इंटू T2 इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एंड फोर्थ, T1 O T2, इस O का मतलब कंपोजिशन। ओके, और डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही बस सीधा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होता है कि T ऑफ 0 इक्वल टू 0। ओके, T ऑफ U प्लस V इक्वल टू क्या आना चाहिए, T ऑफ U प्लस V इक्वल टू T ऑफ U प्लस T ऑफ V। ओके, एंड T ऑफ अल्फा U मेरे पास क्या आना चाहिए, अल्फा T ऑफ U। अब इन दो को मैं कंबाइंड करके क्या लिख दूं, T ऑफ अल्फा U प्लस V, मेरे पास क्या आना चाहिए, अल्फा T ऑफ U प्लस T ऑफ V। कर सकता हूं मैं, तो मुझे बस इसी को चेक करना है। तो आप क्या करो कि इनमें हर जगह पर आप अल्फा U प्लस V रखो और फिर लगाओ, जैसे T1 प्लस T2 है ना, T1 प्लस माइनस T2 ऐसे लगाओ, तो T2 के साथ जाएगा ये, T1 के साथ जाएगा ये, क्योंकि प्लस में ही है, अल्फा U प्लस V प्लस माइनस T2 अल्फा U प्लस V। T1 मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T2 मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो फिर मेरे पास क्या बन जाएगी ये, अल्फा T1U प्लस T1V प्लस माइनस अल्फा T2U प्लस ये T2V, ऐसा बन जाएगा मेरे पास। ओके, मेरे पास इस तरह का बन गया। इसका मतलब ये क्या बन गया मेरे पास, अल्फा T1U प्लस T2U, ओके, प्लस माइनस के साथ प्लस T1V प्लस T2V बन गया। तो इसका मतलब ये मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी तरह से अगर आप लैम्डा, जहां पर लैम्डा मेरा एलिमेंट ऑफ F है, अगर लैम्डा के साथ करोगे तो ये भी बन जाएगा। अब इन दोनों को देखो, तो सबसे पहले मैं लास्ट वाला बताता हूं, कंपोजिशन वाला। तो T1 O T2, यहां पे मैं अल्फा U प्लस V। ओके, तो कंपोजिशन है, इसका मतलब पहले T2 के पास जाएगा फिर T1 के पास जाएगा। ओके, तो T1 यहां पे क्या बनेगा, अल्फा T2U प्लस T2V, ऐसा बनेगा मेरे पास। अब इसमें जाएगा तो ये मेरे पास एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया U प्लस V टाइप का, तो T1 U प्लस V इस तरह का बन रहा है ये, तो क्या बनेगा ये, और ये मेरा स्केलर है, यानी कि ये मेरा अल्फा U प्लस V बन रहा है। तो अल्फा T1 O T2U प्लस T1 O T2V बना नहीं बना, तो मेरी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखो, ये मेरे पास कंपोजिशन नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। ये क्या है मेरे पास, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो T1 इंटू T2, तो मल्टीप्लीकेशन है ना, तो ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ये एक साथ है, ये ऐसा है ये,
अल्फा यू प्लस वी। इसका मतलब कि ये किसी एक पर ही ऑपरेट हो पाएगा कि T1 ऐसा का ऐसा रह जाएगा और T2 अल्फा यू प्लस वी बन जाएगा। ये बस अपना बस इसका आंसर निकल पाएगा। लेकिन जो इसका आंसर निकल के आएगा जैसे T1 इंटू इसका आंसर क्या निकल के आएगा अल्फा T2 यू प्लस मेरे पास V आएगा, T2 V आएगा मेरे पास, T2 V आएगा। ओके, तो मेरे पास ये क्या बनता है, इसको ये किस टाइप का बन गया, अल्फा यू प्लस वी टाइप का बन गया मेरे पास अंदर, और ये बाहर T1 टाइप का बन गया। बट ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, ऑपरेशन नहीं है कि भाई T1 आप ऑपरेट कर दो, ये मेरे पास ऑपरेशन नहीं है। यहाँ पर तो T1 और T2 ये तो क्या था, ऑपरेशन था, कंपोजिट फंक्शन होते ना, फॉग, GOF, FOG इस टाइप के, लेकिन यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, तो ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन यही पढ़ने वाले हैं, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, अपन यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कंपोजिट फंक्शन के साथ। इस लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए, ठीक है, और ये एग्जांपल्स एग्जाम में आए हुए हैं और आपको देखकर लग गया होगा कि जो मैंने पढ़ाया है उसी से एग्जाम्पल ये सारे हो जा रहे हैं, उसी से एग्जाम के गेट और नेट के क्वेश्चन हो जा रहे हैं आपसे। ठीक है, तो यानी कि कॉन्सेप्ट सही है, कुछ भी नहीं कि भाई ऐसा उठा के पढ़ा रहे हैं, नहीं, आप समझ ही गए होंगे कि क्वालिटी कंटेंट है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन, उसके साथ अपन कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।